Good morning, students. How are you? I hope you all are well, safe at home with your friends, family, parents. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स की बात की, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात की। आफ्टर दैट हमने गैलीलियो की बातें की थी कि गैलीलियो ने फोर्स और मोशन को लेकर कैसे स्टडी किया था। तो गैलीलियो की इस स्टडी को किसने उठाया था? न्यूटन ने। और न्यूटन ने इनकी स्टडीज़, इनके रिसर्चेस के आधार पे और कुछ अपनी हाइपोथेसिस मिलाकर उन्होंने मोशन के लिए 3 लॉज दिए। तो इसे बोला गया 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन इन पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु चल रहा है, मूविंग स्टेट में गति कर रहा है, तो वो हमेशा क्या करना चाहेगा? गति करना ही चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि साइकिल को हम चलाकर जब पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक क्यों जाती है, वो परमानेंट चलती क्यों नहीं रहती है? क्योंकि न्यूटन तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो इस हिसाब से साइकिल को परमानेंट क्या होना चाहिए? मोशन में। और फिर आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्यों? घर से एक बार पैडल मारा और वो परमानेंट मोशन में ही रहेगी। लेकिन समटाइम्स ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर देगा। परमानेंट मोशन में रहेगा तो आपको ब्रेक लगाने में दिक्कत होगी, स्पीड कम नहीं होगी उसकी, और आप सामने वाले को क्या करोगे? डायरेक्ट आउट ऑफ स्टेडियम। ठीक ना? तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आपकी बाइसिकल क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो सरफेस के साथ, जिस रोड पे आप बाइसिकल को चलाते हो, जिस रोड पे आप बाइसिकल को क्या करते हैं? चलाते हैं, वहाँ सरफेस के कारण एक फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। वो क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। ये अर्लियर क्लास में आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। दूसरा क्या है? एयर भी तो फ्रिक्शन को प्रोवाइड करा रहा है। एयर भी क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। तो इस कारण बाइसिकल धीरे धीरे क्या होती है? रुक जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हमने क्या बोला था? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही लॉ ऑफ इनर्शिया है। आई मीन टू से कि टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग इन रेस्ट और इन मोशन। टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी? मोशन में रहने की या रेस्ट पर रहने की। यही टेंडेंसी क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो टेंडेंसी टू रिमेन in state of rest or state of motion is known as ये K डॉट A डॉट का मतलब known as लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। और बाकी तो बताया ही ना कि इनर्शिया इज मेजरमेंट ऑफ मास, कि किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उसका मास होगा। ये सब तो हम लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ रखा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आज हमको इस लेक्चर में जिसके बारे में बात करनी है, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ
मोशन, तो हम उसकी बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, क्या कहता है, ये इनका प्रिंसिपल क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसके पास अपना खुद का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसे आप लोग बोलते हैं क्या, मोमेंटम, ठीक ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास खुद की एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे आपने क्या लास्ट लेक्चर में नाम दिया था, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला भी पढ़ रखा था हम लोगों ने, P = mv, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसी मोमेंटम को ही स्टेट करता है, जो मोमेंटम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, P = m/v। मास का उसकी वेलोसिटी के साथ जो प्रोडक्ट होता है उसको हम किसके रूप में डिफाइन करते हैं, मोमेंटम, स्मॉल p, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट थी, ठीक ना। तो मोमेंटम को कौन डिफाइन करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम को कैसे डिफाइन करता है, ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, पहले किसी इनिशियल स्पीड से चल रहा हो, किसी इनिशियल स्पीड से चल रहा हो, बाद में उसकी स्पीड आप क्या करो, बढ़ा दो, तो अगर स्पीड चेंज हुई दैट मीन्स मोमेंटम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम P = कितना होता है, mv, यही होता है ना। अगर हम स्पीड को क्या करें, पहले इनिशियल स्पीड हमने u माना था, तो P = इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, mu। बाद में अगर वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, u को बढ़ा के हमने कितना कर दिया, v, वेलोसिटी बदल गई, तो मोमेंटम भी यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। P' = कितना हो जाएगा, mv, कितना हो जाएगा, mv। तो यही जो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले mu था, अब क्या है, mv है। तो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, कहने का मतलब क्या, mv - mu, ये चेंज, डिफरेंस, दोनों मोमेंटम के बीच में चेंज कितना होगा, ठीक ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, टोटल मोमेंटम की बात ना करके हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे आप कॉपी खरीदने जाते हो, 10 कॉपियाँ ली और उसने आपको बता दिया क्या कि 10 कॉपियाँ आपकी 300 की हो गई। जब उसने 300 बताया तो आपने क्या किया, तुरंत पूछा कि भैया एक कॉपी कितने की लगाई, एक कॉपी कितने की लगाई, तो उसने बोला 30 रुपए। तो ये 30 रुपए क्या था, आपका रेट। कॉपियों का रेट कौन तय करेगा, रुपया। लेकिन अगर हम मोमेंटम के चेंज होने की रेट की बात करें कि मोमेंटम किस रेट पर चेंज हुआ, तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा, सबसे पहले चेंज कौन हुआ था, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ। इसका मतलब है मोमेंटम भी किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ। तो हम बात करेंगे किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, that is second law of motion, that is second law of motion। के किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट मोमेंटम चेंज होने का रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Second law of motion states that rate of
change in momentum is directly proportional to the applied force। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका यही है जितना है में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये है स्टेट करते हैं, लेकिन अगर इसको हमको मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो हम इसकी अब बात करते हैं कि इसको अगर हमको मैथमेटिकली ड्राइव करना हो या मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए इनका फॉर्मूला लाना हो तो हम क्या करेंगे? सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है कि मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसे निकालेंगे या कैसे आएगा। तो एक चीज जो हमने अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, क्या स्टेट किया इसने, उसको बगल में कहीं लिख लो। लिखने का मतलब जो मेन सेंटेंस हम लोगों ने बात की थी उसी को नोट करना है। और मेन सेंटेंस क्या कह रहा था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इतना ही कह रहा था ना, इतना ही कह रहा था। इसको ऐसे ही लिखे रहो। अभी देखो कैसे आराम से हमारा आ जाएगा फॉर्मूला 1 मिनट के अंदर चुटकी बजा के। और हलवा की तरह आप उसको क्या करना, खा लेना। हाँ, गरम हलवा खाओगे तो भाई मुंह भी जल जाएगा, इसलिए आराम से उसको ठंडा कर लेना, तब आराम से। चलिए, सपोज इसको प्रूफ करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं। सपोज an object with initial velocity u, suppose an object with initial velocity u and mass m is traveling and after t time its final velocity is v। कहने का मतलब है कि पहले m मास का कोई ऑब्जेक्ट था जो u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था। आफ्टर दैट
t टाइम तक ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी u से क्या हो जाती है, v हो जाती है। u से क्या होगा, ये v हो गए। कहने का मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। तो यहाँ क्या किया हमने, बस ये हो गया। अब आ जाओ अपने सेंटेंस पे, क्या कह रहे थे पहले, इतना देखो, इतना देखो, कितना चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो यहां लिख दिया, क्या लिख दिया, चेंज, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या, बाद वाला फाइनल वाला मोमेंटम कितना मान लिया हमने, p2, और पहले वाला जो u स्पीड से ट्रैवल कर रहा था उसका मोमेंटम कितना मान लिया, p1। तो अगर p2 और p2 फाइनल मोमेंटम, p1 इनिशियल मोमेंटम मान लिया, तो p2 माइनस p1 ये होगा चेंज इन मोमेंटम, इतना ही होगा चेंज इन मोमेंटम। चलिए इक्वल टू p2, p2 का मतलब कौन सा, फाइनल वाला है। मास कितना था, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो m ही है, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, m, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, तो mv माइनस p1 इनिशियल है, तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे ये mu, तो mv माइनस mu ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट पढ़ो आगे क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट हमने क्या बोला, मोमेंटम का रेट कौन तय कर रहा होगा, सिंस वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी कौन तय कर रहा था, टाइम। पहले रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कौन तय कर रहा था, टाइम, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी ना। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम के साथ मोमेंटम भी तो चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ बदला नहीं है, मास वही है, बदला कौन, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बदली है, टाइम के साथ, इसका मतलब रेट कौन तय करेगा, टाइम। तो नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू कितना, रेट की बात कर रहे हैं, रेट कौन तय करेगा, टाइम। तो हमने इसको क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, mu/t। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की थी किसकी, कॉपियों की, कि आपने 10 कॉपियां खरीद ली, उसने बोला 300 आप हमको दीजिए, 300 रुपए दीजिए, तो आपने तुरंत क्या किया, 10 कॉपियां कितनी थी, 10, तो 10 से हमने क्या किया था, तुरंत डिवाइड कर दिया था, रेट हमको पता चल गया था कि 30 रुपीज पर कॉपी पड़ रहा है हमको। तो वैसे ही अगर हम t से क्या करें, डिवाइड कर दे, तो यहाँ हमको रेट पता चल जाएगा कि पर यूनिट टाइम मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो वही है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब नेक्स्ट इस थ्योरी को जो हमने लिखाया था उसको आगे कंटिन्यू करो। क्या कह रहे थे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आया है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स। so since rate of change in momentum is directly proportional to the applied force। अब इनको आप क्या करो, इरेज कर दो, बीच में लिखे मत रहने देना इनको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलिए अप्लाइड फोर्स ये हमने लिखा था किसमें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो एक काम करो, इसका मतलब हुआ अप्लाइड फोर्स को अगर हम F सपोज कर ले,
अगर हम अप्लाइड फोर्स को क्या सपोज कर लें, F, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अप्लाइड फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, इतना आया ना भाई, तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपान कितना t, ठीक है। या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m कॉमन है दोनों में, तो ये क्या आ जाएंगे v माइनस u बाई t। और अगर आपको याद हो, वैसे याद होना चाहिए यार, मैंने ही पढ़ाया क्योंकि लास्ट क्लास में, कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या आता है, या फिर थ्योरी याद करो, क्या थ्योरी हमने बताया था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन यार। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, और प्रोपोर्शनल की जगह पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, f इक्वल टू k m a, where k is proportionality constant and k इक्वल टू कितना 1, k इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, तो यह इक्वल टू क्या आ जाएगा m a, f इक्वल टू m a। ये क्या है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, कि हम मैथमेटिकल जरिए या मैथमेटिकल गणितीय रूप से कैसे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करेंगे। ये है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा याद रखो। क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम निकाला P2 माइनस P1, फिर रेट की बात की, रेट कौन तय कर रहा था, टाइम, तो P2 माइनस P1 बाई टी, P2 P1 की वैल्यू रख दी, और ये क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी बात करते हैं, किसकी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, coming to the next point, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी है, हर जगह सुनते हो, क्या सुनते हो, या आप खुद थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हो, यूज करते हो यार। कैसे यूज करते हो, जैसे आपकी सीट के पीछे बैठे हुए लाल बहादुर ने क्या किया, अश्विन को मार दिया, तो अश्विन भी तुरंत क्या करेगा, लाल बहादुर को एक झापड़, या हो सकता है कि अगर वो एक झापड़ मारा हो तो ये 2 झापड़ भी मार सकते हैं, ठीक ना। यही तो चलता रहता है आपकी क्लास में पर डे, यही होता है। जब आप किसी दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो वो भी तुरंत आपके ऊपर क्या करता है, हाथ उठाता है। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में दोनों के ऊपर सर जी हाथ उठाते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन जैसे ही लाल बहादुर ने क्या किया, अश्विन को मारा, तो अश्विन या लाल बहादुर ने क्या किया, सुंदरम को मारा, तो तुरंत सुंदरम क्या करेगा, लाल बहादुर को गिरा देगा। इसे क्या बोलते हैं, लाल बहादुर ने जो किया एक्शन था, लाल बहादुर ने जो किया वो क्या था, एक्शन था, और सुंदरम ने जो किया वो क्या था, रिएक्शन था, ठीक ना। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक,
तो एक्शन एंड रिएक्शन, यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। क्या ये स्टेट क्या करते हैं? ये कहते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी चीज के ऊपर क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। जैसे आप वॉल को क्या करो, तुरंत खींच के एक पंच, तो वॉल भी जितना आप वॉल के ऊपर लगाओगे उतना ही वॉल भी क्या करेगा? आपके ऊपर अप्लाई करेगा। हम जितना फोर्स दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं उतना ही दूसरा वाला क्या करता है? हमारे ऊपर अप्लाई करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। के एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन, हम कुछ भी करेंगे उसका क्या होगा? उल्टा, ठीक उतना ही और उल्टा अपोजिट रिएक्शन होगा। तो इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को? कि एवरी एक्शन, एक्शनल फोर्स, एवरी एक्शनल फोर्स has, every actional force has equal and opposite reactional force, कहने का मतलब हर एक बल का एक क्या होता है? उल्टा और परिणामी बल होता है। उसके बराबर और उल्टा एक परिणामी बल होता है। ठीक, इसको आप कैसे महसूस कर सकते हो? जैसे आपने कभी वो नाव में सवारी की, बोट में, नदी वदी में टहलने गए होंगे किसी, हाँ हो सकता है आप लोग वो छोटी सी नदी में, तमसा नदी में या बड़ा नदी में, क्या कहते हो, उसमें गए हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर बड़ी नदी में जाओगे तो वहाँ बोट चल रही होगी, बोट से आप टहल के आओ। जब आप किनारे आओगे और क्या करते हो? नाव से जमीन पर, स्थल पर आने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो कि नाव पर फोर्स अप्लाई करते हैं अपने पैर से। हम नाव को क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं और हम जंप मारते हैं। तो हमने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर? नाव के ऊपर। तो नाव कहाँ गई? पीछे। और नाव ने क्या किया? उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाया, उल्टी डायरेक्शन में। आपने नाव को कहाँ भेजा? पीछे। तो नाव आपको कहाँ भेजेगा? आगे, उतना ही फोर्स लगाकर। तो आप क्या करोगे? तुरंत जंप मार जाओगे, आप आगे चले गए और नाव कहाँ चली जाती है? पीछे। डायरेक्शन अपोजिट है ना, हम उधर जाते हैं तो नाव कहाँ जाती है? पीछे। इसी को बोलते हैं एवरी एक्शनल फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनल फोर्स, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसी को बोलते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में याद रखो यार, एवरी एक्शनल फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनल फोर्स। इफ वी अप्लाई अ फोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट also applies equal and opposite force onto us। हम आपको एक मुक्का मारेंगे खूब खींच कर, तो आप भी क्या करोगे? उतना ही फोर्स आपकी बॉडी हमारे ऊपर लगाएगी। ठीक ना? यह है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, आई थिंक दैट इज क्लियर। नाव वाला एग्जांपल ले लेना। जब आप क्या करते हो? नाव के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो, नाव कहाँ चली जाती है? पीछे। जैसे बंदूक, जब हम बंदूक से क्या करते हैं? गोली चलाते हैं, तो गोली आगे जाती है लेकिन बंदूक कहाँ जाता है? पीछे जाता है। चूंकि गोली का मास बहुत कम था इसलिए वेलोसिटी क्या हुई? ज़्यादा हो गई। मोमेंटम दोनों का बराबर होगा ना। जितना मोमेंटम गोली इनके ऊपर लगाएगी उतना ही बंदूक क्या करेगा? गोली के ऊपर लगाएगा। और सिंस बंदूक ज़्यादा भारी थी इसलिए बंदूक ज़्यादा पीछे तक ट्रैवल नहीं करती है, और गोली हल्की थी, गोली ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर जाती है। दैट इज एक्शनल एंड रिएक्शनल फोर्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज क्लियर? तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी? एक चीज हमने बात की किसकी? मोमेंटम की। और मोमेंटम की खासियत ये होती है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है।
मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो उसको बात करने से पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। सपोज ए और ये कोई ऑब्जेक्ट है बी, ठीक ना। अगर ये क्या कर रहे हो, इनके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कहने का मतलब कौन लगा रहा है, या ए किसके ऊपर लगा रहा है, बी के ऊपर, ठीक ना। तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बी वाला भी उतना ही फोर्स ए के ऊपर लगा रहा होगा उल्टी डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या, उल्टी। कहने का मतलब ये इधर जा रहे हैं तो ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अगर उल्टे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या, कि बी वाला भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। और डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो इसका मतलब साइन कैसा, माइनस एफ। कौन लगा रहा है, बी वाला ए के ऊपर, तो यह बी ए, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमने अभी तक किस चीज की बात की, मोमेंटम की, कि मोमेंटम ऐसा होता है, मोमेंटम चेंज होता है, रेट यह होता है, तमाम बातें की यार। अब हम मोमेंटम के एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कभी क्या होती है, नष्ट नहीं होती है, ये हमेशा कंजर्व रहती है। अगर दो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की बात करें, अगर वो टकरा भी जाए या इनकी स्पीड भी बदल जाए तो वो क्या होगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। मोमेंटम कंजर्व होता है। और भी बहुत सारी चीजें कंजर्व होती हैं, जैसे मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी दोनों मिलकर कंजर्व है बेटा। जैसे कहने का मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि मास अलग कंजर्व है, एनर्जी अलग कंजर्व है, नहीं, गलत है। मास और एनर्जी दोनों एक साथ कंजर्व है। कहने का मतलब मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। E इक्वल टू mc स्क्वायर, वो आइंस्टीन वाला फॉर्मूला बताया है मैंने आपको, पहले ही बात की है इसके अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने। लेकिन अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की। लेकिन उसी के साथ हमने बोला क्या, मास और एनर्जी क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। चार्ज भी कंजर्व होता है, चार्ज क्यू, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके चार्ज भी क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, क्या होती हैं, जो बदलती नहीं है, कंजर्व रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। जिसमें क्या बोला हमने, मास, एनर्जी, चार्ज, और एक और ले लो अपना क्या, सिंपल सा मोमेंटम। मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व। तो हम अब किस चीज की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसकी बात कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर है आज का, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम अगर बात करें कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता, संरक्षित रहता, ना तो इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। संरक्षित होने का मतलब यही होता है। जैसे वाटर, वाटर क्या है, कंजर्व है। कंजर्व का मतलब संरक्षित है। वाटर को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे क्या कि अगर हम वाटर को नष्ट नहीं कर सकते तो फिर सरकारें इतनी परेशान क्यों हैं भाई पानी के लिए, कि पानी, साफ पानी नहीं मिल रहा लोगों को, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और सिंस हम लोगों को पता है कि इस समय एक ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना। कोरोना की इतना ज़्यादा वाइटल होने का कारण भी क्या है, लोगों तक साफ पानी की पहुंच का उपलब्ध ना होना। अभी भी 70% पीपल के पास क्या है, साफ पानी नहीं है हाथ धुलने के लिए, गंदे पानी से वो हाथ धुलते हैं। तो ऐसी गंदगी भरी जगहों पे ऐसे वायरसेस क्या होते हैं, ज़्यादा अटैकिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमारे लिए क्या, साफ पानी का ना होना बड़ी प्रॉब्लम है। और आप कह रहे हैं कि क्या, वाटर कंजर्व रहता है, कभी नष्ट नहीं कर सकते।
हाँ भाई कंजर्व तो है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम पानी को बर्बाद नहीं कर सकते, हम पानी को यूज करने लायक नहीं छोड़ते, ठीक ना। कंजर्व रहता है, पानी नष्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपके पीने लायक भी नहीं रहेगा। यही मेन कारण है साफ पानी का उपलब्ध ना होना, क्योंकि हम पानी को क्या करते हैं, गंदा करते रहते हैं। नष्ट नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि जितना इस यूनिवर्स में वाटर है उससे ज़्यादा तो कोई बना ही नहीं सकता, ना ही उसको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। वो चेंज हो जाएगा, गर्म करोगे वाष्प बन जाएगा, वाष्प से फिर जो है क्या होगा, कंडेंसेट होकर दोबारा पानी के रूप में आ जाएगा, गैस बनेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब पानी को यूज करने लायक ना छोड़ना ही पानी की क्या है, बर्बादी है। वैसे तो वाटर कंजर्व रहता है, ठीक। तो वैसे ही हमारा क्या है, मोमेंटम, जो हमने इस चैप्टर में जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी वो क्या थी, मोमेंटम। मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और किस बिहाफ पे बात करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बिहाफ पे। के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेकर हम कैसे कंजर ऑफ मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी। पहले का मास ma, दूसरे का मास mb। पहले की इनिशियल स्पीड u1, दूसरे की इनिशियल स्पीड u2, ठीक। सपोज two objects of masses m a and m b are with u a and u b। सपोज टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है जिनके मासेस क्या है, एम ए एंड एम बी, विद यू ए एंड यू बी इनिशियल वेलोसिटीज, विद इनिशियल वेलोसिटीज, यू ए एंड यू बी उनकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। दे कोलाइड ईच अदर, each other and their final velocities are va and vb। हाँ, अब इसको क्लियर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस एम ए और एम बी हैं, दोनों यू ए और यू बी इनिशियल स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, और उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होती हैं, वी ए एंड वी वी, ठीक। तो इस पे हम बात करेंगे। दोनों टकरा रहे हैं, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, पहला वाला ऑब्जेक्ट क्या है ए, और ये है दूसरे ऑब्जेक्ट बी। इनका मास m a, इनका मास m b, इनकी इनिशियल स्पीड u a, इनकी इनिशियल स्पीड u b। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। सपोज कि ये टकराव, ये कोलिजन कितनी देर के लिए था, टी टाइम के लिए था। ये कोलिजन कितनी देर के लिए था, टी टाइम के लिए। टी टाइम के लिए। अब देखो जब ये कोलाइड करेंगे, ए वाला बी से टकराएगा, बी वाला ए से टकराएगा। कहने का मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों ऐसे होंगे, और फिर ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा और बी वाला क्या करेगा, ए पर फोर्स लगाएगा।
force applied by A to B, A द्वारा B पर लगाया गया फोर्स। कब? जब दोनों क्या करते? कोलाइड करते, दोनों लड़े, गाड़ियां एक सामने से आती है एक इधर से आती, दोनों क्या होते हैं? टकरा जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक वही है, ये इधर से आए ये इधर से आए, दोनों टकरा गए, दोनों क्या किए? फोर्स लगाए। ठीक, तो पहला वाला ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा, कहने का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ए टू बी, दैट मींस ऑन एफ ए बी, ए द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स एफ ए बी इक्वल टू ए वाले का मास कितना है? एम ए। ठीक, फोर्स फर्स्ट वाला फोर्स लगा निकाल रहे हो कि एफ ए बी फोर्स लगा रहा है, ए वाला बी पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो मास पहले वाले का कितना था? एम ए। अरे वो एम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला बता रहे थे, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। चलिए, जो अभी निकाला था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एम ए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हमने क्या पढ़ा था? v माइनस यू बाई टी। ये तो बहुत बार बात कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही बात की थी। ठीक, तो यहां हो गया v, लेकिन स्पीड कितनी है फाइनल? v a, और इनिशियल स्पीड कितनी है? u a। ठीक, बाई कोलिजन कितनी देर के लिए हुआ? t। तो फोर्स भी उतनी देर ही तो लगाएंगे, जितनी देर टकराएंगे उतनी देर ही तो फोर्स भी लगाएंगे। अगर दो लोग गले मिले हो तो दोनों लोग फोर्स कब तक अप्लाई करेंगे? जब तक गले मिलेंगे तब तक वो गले जो है क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करते रहेंगे। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे भी है क्या? जब तक जितनी देर ये टकराएंगे उतनी देर एक दूसरे पर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक, अब यह ए भी हो गया। सिंस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितना ए बी पर लगाएगा उतना ही बी क्या करेगा? ए पर लगाएगा। सिंस अकॉर्ड फोर्स अप्लाइड बाय बी टू ए, बी द्वारा ए पर लगाया गया फोर्स, बी वाला ए पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? इसका मतलब क्या होगा? एफ बी ए, यही तो होगा, एफ बी ए। तो यह बी ए इक्वल टू बी द्वारा ए पर लगाया गया, तो बी वाले का मास कितना? एम बी। फाइनल वेलोसिटी कितनी? वी बी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? यू बी। और टाइम कितना था? टी। ठीक है ना? ये हो गए फर्स्ट, ये हो गए सेकंड। चलिए भाई, हो गया। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों फोर्स जो ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर लगाएगा और जो बी ए के ऊपर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। क्योंकि न्यूटन ने बोला था, क्या बोला था? दोनों एक दूसरे के उल्टे और क्या होंगे? अपोजिट, बराबर और विपरीत। तो बराबर और विपरीत का मतलब एक तरफ क्या लग गया? माइनस। अब वही दोनों की जगह वैल्यू ला के रख दो। क्या? एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी इक्वल टू माइनस एम बी माइनस एम बी, कितना? वी बी माइनस यू बी बाई टी। ठीक,
कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करा दो एम ए का वी ए में, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस एम बी का वी बी में, तो माइनस एम बी वी बी माइनस का माइनस में प्लस, तो एम बी और यू बी, ये आ गया हमारा एम बी प्लस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, ये आ गया भाई। अब एक काम करो, क्या माइनस माइनस एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ, नेक्स्ट ले जाओ इनको इधर ले जाओ और इनको क्या करो इधर ले आओ, चेंज कर दो, रिवर्सिंग बाय रिवर्सिंग द साइड। आपको इक्वेशंस में पढ़ाए गए होंगे, 8th में भी आता है, 9th में भी पढ़ाया गया होगा। चलिए, तो यम ए वी ए माइनस है इधर लाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्लस, माइनस है तो इधर आएगा प्लस एम बी वी बी इक्वल टू किसके, ये माइनस में है उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे प्लस में, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक, ये क्या है, यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे पता, ये देखो वी ए वी बी क्या है, फाइनल वेलोसिटीज, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के क्या हो गए फाइनल मोमेंटम। ये पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट के इनिशियल मोमेंटम प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट के इनिशियल मोमेंटम के। कहने का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम है। दैट मीन्स मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, और ये है क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये क्या हो गया फिनिश। आप एक्सरसाइजेस कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको फंसते हैं वो हम किसी और क्लास में बात करेंगे। इसी के साथ आज का आपका ये लेक्चर समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।